जी नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं और साबका रिटायर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से पाकिस्तान की सियासत में आने का जो ऐलान हुआ, उस पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी किस तरह सोच रहे हैं। तो हमारे साथ हैं मोहतरम यूसुफ खान साहब। तो उनसे पहले भी हमने कुछ सवालात किए। जी खान साहब, तो किस तरह मसलन अब आर्टिकल 6 की भी बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, तो आम लोग तो इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। वो कहते हैं कि हुक्मरानों का काम हुक्म देना या फ़ैसला करना होता है, ना कि वो इस तरह के लतीफ़े लोगों को सुनाएं। जब वो मुशर्रफ को रेड कारपेट सी ऑफ किया, उस वक्त आर्टिकल 6 या उस वक्त मुकदमात इन्होंने क्यों कायम नहीं किए? तो क्या ये एक डील है NRO के तहत? तो मुशर्रफ भी उसी डील के तहत बाहर आजकल बैठे हुए हैं और जी अब आने का ऐलान कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहतरम, डेफिनेटली ये एक डील होगी जो कि अभी तक मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोगों को इस बात का भी पता चल जाएगा कि ये एक डील थी। चूँकि जो मीटिंगें दुबई में होती रहीं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, एक सौदेबाजी थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि वो बहुत ही जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत से हट के वो बात नहीं करते। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शाद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि कुछ शख्सियतें, कुछ ग्रोह, कुछ लोग उनके वजूद को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक है मुशर्रफ साहब का तल्लक, अगर जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में आते हैं, उनको प्रोटोकॉल देना मेरे हिसाब से कोई काबिल तहसीन बात नहीं है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। क्योंकि अगर तो वो अपने मुकदमात को फेस करते हैं, जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इल्ज़ाम क्या, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, तो उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, भरपूर किया। अगर वो इतने सच्चे थे तो भागे क्यों? सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार था कि हालात ज़रा ठीक हो जाए तो मैं वापस आऊँ, और फिर ये कौम है जो बोली बाली ये भूल जाएगी कि मैंने क्या गुट खाए थे, और फिर मैं जनाब हुकूमत में आ जाऊँगा, दोबारा सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दूँगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है, जब भी कोई वर्कर आते हैं, कोई काम करने वाले लोग आते हैं, वो हमेशा फौजियों की गोद से उठ के आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पढ़े लिखे हर उस फील्ड का बंदा जो पॉलिटिक्स करता है वो उस फील्ड का मास्टर होना चाहिए, उस फील्ड में उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन जनरल मुशर्रफ एक फौजी है, एक सिपाही है, उसका सियासत से क्या तल्लक? इसलिए मैं कतई तौर पर मैं इससे इतफाक़ नहीं करता कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आए और इनको सियासत में हिस्सा लेने दिया जाए। लेकिन ये भी एक वो ज़ाती बन जाता है सवाल मुस्लिम लीग के कारकुन की हैसियत से। अगर आप ये कहें कि उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो एक पाकिस्तानी, और बहरहाल उनको सियासत में फ़ौज से रिटायर होने के 2 साल बाद सियासत में हिस्सा लेने का तो हक़ हासिल है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा ये है कि चौधरी शुजात साहब और पीर पगाड़ा साहब, उनकी मुलाकात हुई और दोनों जो मुस्लिम लीगें, फंक्शनल और काफ लीग, वो इकट्ठी होगी। तो नवाज़ लीग को आप किस तनाज़र में देख रहे हैं? आया वो भी इस जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से एक नई तंजीम बनी शामिल हो जाएगी, या वो अलग अपना तशख़्ख़ुस रखेंगे? देखिए जी, इतिहाद बड़ी अच्छी चीज़ है। ये सभी कभी दोस्त हुआ करते थे, हर कुछ ना कुछ तो है ना जिससे ये एक दूसरे से दूर हुए हैं। हाँ जी, अगर आप अपने मौक़िफ़ पे, अपने ख़यालात पे, अपने असूलों पे कायम नहीं रह सकते, तो मेरे ख़्याल में ये भी कोई सियासत नहीं है। ये सियासत नहीं है कि अगर गलत गलत कहता है, अगर आप आज उसको ज़रूरत पड़ गई है वो गलत आदमी, तो आप उसके पास चले जाएँ, जी हम आपका साथ देते हैं या आप हमारा साथ दें। मेरा ख्याल है अगर आप अकेले भी हैं, देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, इमरान खान अकेला है, उसके साथ कितना आम वर्कर है, कोई नामी कोई ऐसा कोई शख्सियत नहीं है, लेकिन वो बड़े कामयाबी से तमाम मराहल तय कर रहा है। हो सकता है कभी भी सियासत में ना आए, लेकिन अपने एक रंग छोड़ जाएगा वो, और कौम को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके पास तो फिर भी अच्छे वर्कर हैं, अच्छे लीडर्स हैं, इसमें इस तरह का कोई फुकदान नहीं है। और आप देखें इंशाल्लाह कौम में भी बाशऊर हो गई है, दिन ब दिन बाशऊर होती जा रही है। वो कोई अच्छा फ़ैसला ही करेंगे। लोगों को पता है कि हमारा वोट बड़ा कीमती है, और हमारे वोट से बाद लोग गलत किस्म के फ़वाइद उठाते हैं। तो अब ये जो तनाव की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, इसका हल आपकी नज़र में क्या है? मिड टर्म इलेक्शन, या टेक्नोक्रेट्स, या इसी तरह निज़ाम को 5 साल तक चलने देना चाहिए? देखिए जी, मेरे नुक्ता नज़र में अगर तो ये मिड टर्म इलेक्शन ना हो तो बेहतर है, इनको चलना देना चाहिए। बल्कि अगर हो सके तो गवर्नमेंट को भी अपने इक़दाम पर नज़रसानी करनी चाहिए, ताकि लोग इतने बदज़न ना ही हो जाएं कि मिड टर्म, खुदा न खास्ता मिड टर्म इलेक्शनों का करवाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाए, नागज़ीर हो जाए। तो जैसे हालात जा रहे हैं, ये तो इसी इशारा तो इसी तरह के मिड टर्म इलेक्शन होंगे,
लेकिन फिर भी मेरी दिली ख्वाहिश है कि मिड टर्म इलेक्शन ना हो, ये हुकूमत अपने जितने भी इकदाम आते हैं इन पर नज़रसानी करे। जी, इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी है, और बहुत ज़्यादा सियालकोट में एक वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, जो 2 नौजवानों को डाकू करार देकर कत्ल कर दिया गया, उसमें मीडिया का भी कसूर है। बग़ैर तहकीक के उन्होंने फ़ौरन टीवी अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए फ़ौरन उनको डाकू करार दे दिया, और बाद में पता चला कि वो बेगुनाह एक हाफ़िज़ कुरान है। और इस तरह के वाक़यात, एक वकीलों ने पिछले दिनों ताजर को ईंटें मार मार के मार दिया, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। तो क्या इस हवाले से देखिए आप जी, जब समझते हैं? फ्रस्ट्रेशन होती है ना तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। जब इकनॉमिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती किसी मुल्क में, जब इस तरह के हालात होते हैं तो ऐसे ऐसे वाक़े अक्सर व बेशतर हो ही जाते हैं। जहाँ आपने जिक्र किया सियालकोट के वाक़े का, तो वाक़ई नहायत गमनाक, नहायत दर्दनाक वाक़या है, और जिसमें हमारे पुलिस वालों की बड़ी नाअहली है। मैं ज़ाती तौर पे भी वहाँ गया था उस मोहल्ले में, तो मैंने वो लड़के जो उस मोहल्ले के रहने वाले हैं उनसे पूछा, कहा गया कि ये डाकू हैं। मेरे एक दोस्त हैं पुलिस ऑफिसर, वो कहने लगे जी ये वाकई डाकू थे। लेकिन जब मैं वहाँ गया, उनसे मिला, दोस्तों से होते, उन्होंने कहा ऑनेस्टली एक बच्चा हाफिज़ कुरान है, एक 9th क्लास का तालब इलम है, एंड वो बहुत ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट है, और इन पूरे ख़ानदान उसका वालिद बड़ा गरीब और बदकिस्मत कोई गरीब आदमी है। तो उस ख़ानदान में कोई ऐसी बात थी नहीं कि वो डाकू थे। बाकी मीडिया की बात देखिए, अगर मीडिया एक तरफ नेगेटिव पहलू पेश करता है तो दूसरी तरफ जियो ने एक बड़ा अच्छा तासर भी तो दिया ना। उन्होंने फिर उसको अंजाम तक पहुँचाया उस प्रोग्राम को। उन्हीं की मेरा ख्याल 6-7 दिन मुसलसल वो लोग जाते रहे वहाँ पे, उन्होंने विटनेसेस ली, उन्होंने उनको बेनकाब किया, पुलिस वालों को, चीफ जस्टिस साहब को वो भेजी गई सारा सिलसिला, ये सीडी वगैरह। तो मीडिया ने अपना किरदार अदा भी तो किया ना। तो ठीक है, बाज़ का गलत भी हो जाएगा, बाज़ का सच्चा भी ठीक भी होता है, लेकिन बहरहाल इनकी कोशिशों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बाकी मुल्क में अफरा तफरी मैं फिर कहूँगा कि ये सब मुख्तलिफ इसके वामल हैं, मुख्तलिफ वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजूहत ये मैं कहूँगा बेरा रवी, जनाब लाकानूनीत, हाँ जी, अदम इस्तेकाम, और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ का ना होना। लोग परेशान हैं, और परेशानी में आदमी से कोई भी गलत काम होते हैं। और अब तो ये हमारा फतीरा बन गया हुआ है, जो काम सीधे तरीके से ना हो, उल्टे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, तो नतीजतन फिर ऐसे लगता है कि मुल्क बिल्कुल स्टेबल नहीं रहा, और खुदा नखास्ता ये ना कि मुल्क की तबाह बर्बाद ना हो। लेकिन हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, दुआ करें, आप भी करें, हम भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को, हमारी इंतज़ामिया को, हुकूमत को नेक और सालिह राह दिखाए, ताकि मुल्क तरक्की पे गामज़न हो। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।